हेलो एवरीवन। लास्ट हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करा था, जिसमें प्री ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एरा को हम कवर कर चुके हैं। अगर आज के टाइम पर हम इसकी रेलिवेंस देखें तो ये पोर्शन स्टिल रेलिवेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए पहले तो आप सिलेबस को कवर अगर देखोगे तो इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस करंट अफेयर है ना, ये सारी चीजें, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये एनसीईआरटी से कवर होंगी, इनका जो बेसिक है, प्लस जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि रमेश सिंह हो गया है ना, या श्री राम आईएएस की बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो, प्लस करंट अफेयर्स तो है ही। अगर आप मेंस का सिलेबस देखें GS3 का, तो इसमें इकोनॉमी भी आती है, इसमें एग्रीकल्चर आता है, साइंस एंड टेक आता है, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमी की अगर बात करें तो हमारा देखिए हमने देखना है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इश्यूज किससे रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। तो हमने प्लानिंग के रिलेटेड भी इश्यूज को कवर करना है जो कि पोस्ट ब्रिटिश एरा में आएंगे, है ना। रिसोर्सेज का देखना है, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। जो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्या है, एक तो ये प्लानिंग का टॉपिक, प्लस ये जो लिबरलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी पोस्ट 1991। क्योंकि देखिए एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है 1991 में, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स होते हैं, LPG रिफॉर्म्स आते हैं, है ना। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखनी है 1948, 1956, ये सब हमने देखना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही रिलेटेड हैं। कैसे ब्रिटिशर्स से आने से पहले इकोनॉमी थी इंडिया की, उनके आने के बाद कैसी हो गई, प्लस जो पोस्ट ब्रिटिश एरा था, दैट इज ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद फिर इंडिया अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करता है टिल दी प्रेजेंट टाइम। तो अगर हमने प्रेजेंट टाइम तक देखना है, हमें सारे करंट अफेयर्स भी इकोनॉमिक्स के साथ लेके चलने हैं। अब देखिए हम प्री ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एरा को कवर कर चुके हैं, सो प्लीज एक बार पहले वाली वीडियो जाकर देख लें। अब हम आ चुके हैं पोस्ट ब्रिटिश एरा पर। अब देखिए करंट अफेयर से कैसे रेलिवेंस है। पोस्ट ब्रिटिश एरा में नेहरूवियन विजन चलता है, नेहरू जी की ही तो विजन थी ना, जो मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करा गया वो एक नेहरू जी की ही विजन थी, क्योंकि देखिए इनको पसंद था सोशलिज्म। अब 13 और 14 दिसंबर को इसी से रिलेटेड देखिए एक आर्टिकल भी आया है, नेहरू की जो विजन थी सोशलिज्म की, एंड जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी अब तक इम्पैक्ट हुई है, उसका एक क्रिटिक करा गया है इस आर्टिकल में। या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनका जो विजन था, उसको एनालाइज करा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो कि लास्ट वीक से ही होंगे, सो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फर्स्ट इज 10th वर्ल्ड सॉइल डे। ओके, ये थोड़ा ऐड हो गया क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। जो अब ये वाला जो सेकंड करंट अफेयर है, नेहरू, हाउ नेहरूज विजन हबल्ड इंडियाज इकोनॉमी, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। आई गेस 13 और 14 दिसंबर का ये आर्टिकल है, चेक कर लेना एक बार। इसको आपने देखिए रीड करना है, और ये जो आर्टिकल है ये हमारे अभी के टॉपिक से ही रिलेटेड है, पोस्ट ब्रिटिश एरा से ही रिलेटेड है। क्योंकि हम देखिए थोड़ा सा इस आर्टिकल में क्या था वो मैं बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो एक चीज आपने याद रखनी है, इस आर्टिकल में एक नाम मेंशन हुआ है, अरविंद पनागरिया का। सॉरी फॉर अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उन्होंने एक देखिए ये जो आर्टिकल दिया है, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, ये प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है अब, और ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए अगर प्रीलिम का आप देखोगे तो प्रीलिम में पूछ सकते हैं कि ये जो द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल है ये कौन लेके आया है, तो उनमें नाम आएगा अरविंद पनागरिया का, ठीक है। ओके, अब मेंस के लिए आ जाएगा कि पोस्ट ब्रिटिश एरा में जो नेहरू विजन था इंडियन इकोनॉमी को लेकर, उसका आज के टाइम पर क्या रेलिवेंस है। सो ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो देखिए इस ये जो आर्टिकल है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, इन्होंने जो नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिश एरा के बाद, पोस्ट ब्रिटिश एरा, नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्होंने एनालाइज करा है। तो अगर हम नेहरू की पॉलिसीज को देखें जो इकोनॉमी से रिलेटेड थी, उसमें सबसे पहले क्या था, उनका डॉक्ट्राइन क्या था, किस चीज को वो फेवर करते थे, सोशलिज्म को। एंड सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट जो होगी, दैट इज जो गवर्नमेंट होगी, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वेलफेयर की, लोगों के वेलफेयर की, ठीक है। एंड लोगों का वेलफेयर किसके थ्रू आएगा, पॉवर्टी को अगर इरेडिकेट करा जाए, एंड अगर सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करा जाए, मतलब कि जो किसी कंट्री के लोग अगर सेल्फ रिलायंट हैं तो वहां की इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है। और अगर वहां पर पॉवर्टी नहीं है तो लोगों का वेलफेयर होगा। ये एक तो था नेहरू का विजन सोशलिज्म से रिलेटेड। दूसरा इनका डॉक्ट्राइन क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला, नेहरू जी ने बोला कि हमें फॉर द टाइम बीइंग हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अब हैवी इंडस्ट्रीज में क्या आता है, जैसे कि कोल हो गया, पावर सेक्टर हो गया। इनके अकॉर्डिंग अगर ये वाले सेक्टर डेवलप होंगे तभी आगे जाकर कैपिटल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा जा सकता है। एंड अगर कैपिटल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तभी हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा डेवलपमेंट इसका डेवलप होगा, एंड हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी। सो ये तो था इनका इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन, दैट इज जो नेहरू जी का इकोनॉमिक विजन था एज पर दिस आर्टिकल। हाउ नेहरूज विजन हबल्ड इंडियाज इकोनॉमी। बट हमारी एनसीईआरटी में भी 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें भी नेहरू जी का यही विजन दिया गया है। देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, तो इन्होंने 5 ईयर प्लान्स को ही एडवोकेट करा था, जैसे कि उस टाइम पर सोवियत यूनियन में चल रहा था। और ये इंडिया को फॉरेन डिपेंडेंस से बचाना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने क्या करा, देखिए इन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जैसे ये मेथड लेके आई अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। इन्होंने पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस करा, जो पीएसयू हैं इनके ऊपर फोकस करा कि इनका एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी, दैट इज जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज होंगी, ये लाइसेंस राज को भी लेके आए। देखिए ये सारी चीजें ना अब एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं। सो देखिए जो इकोनॉमी की 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो अब भी रेलिवेंट है, इसका रेलिवेंस कभी खत्म नहीं होगा। इस एनसीईआरटी को आपने 3 बार 4 बार लगातार पढ़ते ही रहना है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेगुलेशंस को लेके आइए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्होंने एफडीआई के ऊपर भी कंट्रोल लगाई। ये सारी जो चीजें थी वो नेहरू की इकोनॉमिक विजन में ही आती थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में ही आती थी। सो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जितनी भी ये नेहरूवियन पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इनका आज की हमारी जो प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या अभी भी इम्पैक्ट है या फिर नहीं है। सो प्लीज इस आर्टिकल को आपने छोड़ना नहीं है, इसको आप एक बार जरूर रीड करें। तो ये हमारा आज का अभी भी ये इस जो अभी हमने पढ़ने जाना है उससे ही रिलेटेड है। देन उसके बाद आई होप आपने डी डॉलराइजेशन पढ़ लिया होगा। लास्ट मैंने आपको बताया था कि डी डॉलराइजेशन आपने पढ़ना है। सो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसी से ही रिलेटेड है, हेज अगेंस्ट डॉलर रिलायंस। देन आपको पता ही होगा कि आरबीआई के न्यू गवर्नर आ चुके हैं, सो आपने उसका भी पढ़ना है। इसमें देखिए इसमें इकोनॉमी की तो चीजें हैं, प्लस इसमें पॉलिटी का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए आरबीआई के गवर्नर को सिलेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, तो वो प्रोसेस भी आपने पढ़ना है। जो एक्ट वगैरह होंगे उसको भी आपने देखना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 2 आर्टिकल हैं 5th एंड 6th, ये आर्टिकल इकोनॉमी से ही रिलेटेड है बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सो ये आर्टिकल्स भी आपने देखने हैं। हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक ये आपने देखना है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इलॉन मस्क ने देखिए ये आइडिया दिया था 2013 में, तो अभी इसको इंडिया में भी इसका ट्रायल चल रहा है, इसका टेस्ट चल रहा है चेन्नई में।
तो ये भी आपने देखना है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ओके, सो अब हम चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, ये करंट अफेयर है कुछ, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और करंट अफेयर्स भी लेके आऊंगी। सो देखिए, अब हम देख चुके हैं कि कैसे प्री ब्रिटिश एंड पोस्ट ब्रिटिश एरा में इंडिया की इकोनॉमी थी। देन पोस्ट ब्रिटिश एरा में अब इंडिया के पास चॉइसेस थी कि कौन सा वो मॉडल चूज करें, इकोनॉमिक मॉडल। ओके, अगर आप रमेश सिंह की बुक फॉलो कर रहे हो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को मैं भी वैसे कवर करूंगी, तो उसमें भी डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं। बट अगर हम अभी एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से चले तो सिंपलिस्टिक टर्म में बिल्कुल दिया गया है कि कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्टिक क्या है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ये मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे हमारे जो इंडिया ने मिक्स्ड मॉडल को चूज करा एंड क्यों चूज करा, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को चूज कर चुका था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा एंड स्टेट और जो गवर्नमेंट होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोशल वेलफेयर की, दैट इज जो गरीबों को वेलफेयर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है ना। अब इस मॉडल को चूज करने के पीछे की जो थिंकिंग थी वो क्या थी, वो हम देखेंगे। देखिए, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, हमें पता है कि वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी। इंडिया में क्या हुआ था, वेल्थ का ड्रेन हुआ था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर आता है एक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ करके एक थ्योरी दी थी दादा भाई नारोजी ने, वो चीज इंडिया में चल रही थी। हमारे यहाँ से पैसा भी जा रहा था, हमारे यहाँ से रिसोर्सेज भी जा रहे थे, बट इन रिटर्न इंडिया में कुछ भी नहीं आ रहा था। इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। जो इंडिया था उसको सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर ही रखा जा रहा था। इंडिया के जो लोग थे, क्योंकि देखिए हमारी जो इकोनॉमी थी, इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उस टाइम पर। ब्रिटिशर्स से पहले 95% लोग एग्रीकल्चर पर रिलाई करते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर अभी भी रिलाई कर रहे थे, डिपेंडेंट थे। सो देखिए, हमारे जो लोग थे इंडिया के, उनको सिर्फ एक लेबर के जैसे ही यूज करा जा रहा था। इंटेंशन क्या रहती थी कि जितना हो सके इंडिया से वेल्थ का एक्सट्रैक्शन हो, बट इंडिया में कुछ भी ना जाए। इंडिया को हम जस्ट एक मार्केट के जैसे ही यूज करें कि हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे ब्रिटेन के, वो अल्टीमेटली इंडिया में जाकर बिक जाए, उनकी सेल हो जाए, है ना। तो ये चीज चल रही थी उस टाइम पर। फिर हमारा इंडिया आजाद हो गया एंड हमने मिक्स्ड मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। अब क्योंकि हमारा इंडिया का एक्सपीरियंस ही ऐसा था, इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि देखिए, अगर आप पर कैपिटा इनकम, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, पर कैपिटा इनकम हो गया, ग्रोथ हो गया, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें हमने एक अलग वीडियो में कवर करनी है। फॉर द टाइम बिंग, अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैपिटा इनकम को देखें तो वो ₹18 थी उस टाइम पर, ठीक है। अगर पर कैपिटा ग्रोथ को देखें तो वो 0.2% थी। बट यही जो ग्रोथ यूके में चल रही थी उस टाइम पर, ये 2% के अराउंड चल रही थी। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। देखिए, ये नंबर देखने में छोटा लग रहा है, सॉरी ये 1% था। ये नंबर देखने में अगर परसेंटेज में देखोगे तो ये छोटा लग रहा है कि देखिए हमारे इंडिया में 0.2% था, यूके में 1% था, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिनकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, प्लस जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे, अब इनमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनता है। इनमें एक एग्रीमेंट बोल सकते हो कि इन लोगों में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी अगर मिक्स्ड है तो वो क्यों होनी चाहिए। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला कि हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है गवर्नमेंट को, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सोशल वेलफेयर की, कि जो गवर्नमेंट होगी उसका काम जस्ट लोगों का वेलफेयर करना होगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि अब हमें पब्लिक सेक्टर को एक्सक्लूड नहीं करना है, बट पब्लिक सेक्टर को हमें इंपॉर्टेंट रोल देने हैं, वाइटल रोल देने हैं। दैट इज जो पीएसयूज होंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगी, इनको हमें इंपॉर्टेंट रोल देने हैं। प्लस साथ में इनको हमें ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि आप रीजनल डेवलपमेंट करो।
ऐसे ही वर्ड्स आपने अपनी मेंस आंसर राइटिंग में लिखने हैं। सो इनको भी एक रोल दे दिया गया, इनके बीच में एक कंसेंसस बन गया, एक एग्रीमेंट हो गया। फिर इन्होंने क्या सोचा कि हमें अपने इंडिया की डिपेंडेंस किसी भी फॉरेन कंट्री के ऊपर नहीं करनी है, इंडिया को हमने अलग रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, दैट इज जो एफडीआई आएगी, उसको इंडिया ने कम कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया, सो दैट इंडिया की रिलायंस किसी के ऊपर ना रहे। अब देखिए, अगर आप आज के टाइम पर देखो, एक तरह से क्या है, उस टाइम पर नेहरू गवर्नमेंट थी, है ना, तो ये क्या है, नेहरू का इकोनॉमिक विजन आ जाएगा इसमें, है ना, पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके हैं, जो ऊपर हमने ये आर्टिकल देखा था उसका भी अगर हम देखें तो। बट आज के टाइम पर अगर हम एफडीआई को कम करेंगे तो वो तो हमारे लिए लॉस है। बट क्योंकि उस टाइम पर इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी थी, इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इसकी वजह से ही जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने एफडीआई को कम कर दिया या फिर खत्म कर दिया कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर रिलाई करना है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे जो उस आर्टिकल में भी बताया गया है कि हैवी इंडस्ट्रीज जो थी वो नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फोकस था। हैवी इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, जैसे कि कोल इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, पावर इंडस्ट्री हो गई। तो इन इंडस्ट्रीज को ही हमने इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू नेहरू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ना ही इन इंडस्ट्रीज के बिना इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। प्लस साथ में ही ये लोग किस पे एग्री कर रहे थे कि इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग की भी जरूरत है। अगर इंडिया ने डेवलप करना है, इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो हमें प्लानिंग की जरूरत है। अब इसी देखिए, इन सारी चीजों की वजह से ही फिर आगे हमारा जो इंडिया है वो प्लानिंग को भी लेके आएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके आएगा। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग देखिए कौन करता है हमारा, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी स्टैब्लिश करी जाती है जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। अब ये खत्म हो चुका है एंड अब आ चुका है नीति आयोग। बट उस टाइम पर देखिए प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करा जाता है एंड फिर हमारे इंडिया में भी 5 ईयर प्लान का एरा स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब देखिए हमारे वीडियो का सीक्वेंस कैसे रहेगा। पोस्ट ब्रिटिश एरा में आ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है 1950 से लेकर 1990 का टाइम। उसके बाद कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है 1991 में, फिर वो देखेंगे। देन उसके बाद इन सारी चीजों की वजह से कैसे एलपीजी रिफॉर्म लेके आने पड़ते हैं इंडिया को, एंड बाकी के सारे प्लान्स भी देखेंगे। प्लस एनसीईआरटी में जो गवर्नमेंट ने चीजें करी थी पोस्ट ब्रिटिश एरा, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आने, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे। बट अभी देखिए, क्योंकि अब हमने प्लानिंग करनी है, उसके लिए इस्टेब्लिश कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को 1950 में। सो सारे जितने भी प्लान्स होंगे, इनिशियली उन प्लान्स का एक कॉमन गोल रखा जाता है। एंड वो गोल्स क्या होते हैं, एक तो ग्रोथ, एक है मॉडर्नाइजेशन, देन है सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये गोल्स एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। सो अगर हम ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ तो सिंपल है, जीडीपी, जिसको हमने आगे भी कवर करना है कि कैसे हमने इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। जो प्रेजेंटली देखिए आप चल रहा है जीडीपी, उसको भी चेक करते रहें। फिर उसके बाद देखिए जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन क्या मतलब क्या है कि मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करा जाए, मशीनरी को यूज करा जाए। एंड इसमें देखिए फीमेल्स की भी बात करी गई है कि हमें नई सोच लेके आनी है, मॉडर्न थिंकिंग लेके आनी है, एंड फीमेल्स को भी हमें वर्क फोर्स में ऐड करना है, उनको लेफ्ट आउट नहीं रखना है। देन उसके बाद अगर हम सेल्फ रिलायंस देखें तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कैसे हमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन के साथ अपने इन दोनों चीजों को देखिए, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, ये दोनों चीजें हमें अपने रिसोर्सेज से ही इंक्रीज करनी है। ग्रोथ भी हमें अपने रिसोर्सेज से ही चाहिए एंड उसके साथ मॉडर्नाइजेशन भी अपने ही रिसोर्सेज से चाहिए। देखिए अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट होती है तो दो चीज़ों से हो सकती है, या तो हमने कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल भी एंड मैन मेड भी, और क्या हो सकता है हमने
दूसरी कंट्रीज से चीज़ों को इम्पोर्ट कर लिया। बट इंडिया का जो एक्सपीरियंस था, अभी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो नेसेंट इकोनॉमी थी, नई नई इकोनॉमी थी, कलोनियल एक्सपीरियंस था, इम्पीरियलिज्म का एक्सपीरियंस था, एक्सप्लॉइट हो चुका था इंडिया। तो इनको क्या चाहिए था कि हमें तो भी सेल्फ रिलायंस चाहिए, हमें किसी से भी इम्पोर्ट नहीं करना है। तो इंडिया ने एफडीआई वगैरह के ऊपर बैन लगा दिया, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फूड सप्लाईज सब कट कर दिया। हमें अपने ही रिसोर्सेज से मॉडर्नाइजेशन भी अचीव करनी है एंड ग्रोथ भी अचीव करनी है। देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है इक्विटी का कॉन्सेप्ट। देखिए जो इक्विटी है ये आज के टाइम पर भी बहुत रेलिवेंट है, एंड इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम पर वो है रिजर्वेशन। ये आप कहीं भी आंसर में यूज कर सकते हो, चाहे आपका पॉलिटी का अगर आंसर है उसमें भी आप इक्विटी को मेंशन कर सकते हो, इकोनॉमिक का आंसर है उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। देखिए ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें जो सोसाइटी है उसमें पुअर और जो रिच का डिवाइड है इसको कम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच और ज्यादा रिच होते रहे एंड जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते रहे, है ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो रिच लोग हैं, देखिए उनके पास तो ऑलरेडी सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बाकी जो पुअर लोग पीछे रह गए हैं उनको हमने इनके पार पर लेके आना है, इनके बराबर लेके आना है। और बेस्ट एग्जांपल इसीलिए ही रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारे इंडिया की अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो यहाँ पर रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, ठीक है, सेक्स के बेस पर, और ऐसे ही और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर, रेसिस के बेस पर, है ना, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। एंड ये क्या है, ये एक सोशल एक्सक्लूजन बोल सकते हो। इन सारी चीज़ों की वजह से हमेशा जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ होती हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। ये इंडिया की सैड हिस्ट्री है ना, एंड ये ट्रू हिस्ट्री है। अब इन लोगों को जो पीछे रह चुके हैं उन लोगों को हमें अगर रिच लोगों के बराबर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनके इनके कंपैरेबल तो रखना ही है, कि अगर ये लोग इनके बराबर नहीं है तो एटलीस्ट इनसे बहुत ज़्यादा ये लोग पीछे भी ना रहें। तो इसीलिए ही गवर्नमेंट देखिए फिर जो बहुत सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आती है, सो दैट क्योंकि इन लोगों के साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इनके साथ इकोनॉमिक बेस पर, सोशल बेस पर, रिलीजन के बेस पर, हर एक चीज़ के बेस पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इनको कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स देने होंगे, इनको हमें गवर्नमेंट को इन पुअर लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देनी होंगी, स्पेशल फैसिलिटीज देनी होंगी, जिनकी वजह से फिर ये जो पुअर लोग होंगे ये बराबर आ जाएंगे, ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे, इक्वल तो कभी नहीं हो पाता है। सो ये है इक्विटी का कॉन्सेप्ट, जो कि आज भी बहुत ही ज़्यादा हद तक इंडिया के लिए रेलिवेंट है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, बहुत बार एग्जाम में ये आता भी है, स्पेशली मेंस में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार मेंशन होता है। सो अब इंडिया ने देखिए अपने गोल्स डिफाइन कर दिए, अपनी प्लानिंग के लिए एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया। अब इंडिया को चूज करना था कि हमें इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स सिलेक्ट करना है या फिर हमें एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करना है। अब प्राइम मूविंग फोर्स क्या है, ये वर्ड प्राइम मूविंग फोर्स देखिए लिया गया है प्राइम मूवर से। इसका मतलब होता है एक ऐसा फोर्स और इन्फ्लुएंस जो कि बाकी सारी चीजों को ड्राइव करता हो या फिर आगे पुश करता हो और बाकी की सारी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट हो। सो अगर हम यहाँ पर प्राइम मूविंग फोर्स की बात करें तो ये क्या हो जाता है कि अगर इंडिया एग्रीकल्चर चूज करता तो ये इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाता या ड्राइव करता, है ना, ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता। और अगर इंडस्ट्री को इंडिया चूज करता तो ये फिर इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को आगे लेके जाता। सो जो हमारा इंडिया है उस टाइम पर, अब इसके पास ऑप्शन दो है, एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की। हमारा इंडिया देखिए इंडस्ट्री को चूज करता है। ऑब्वियस सा रीजन हमें देखिए, ऑब्वियस क्या लगता है कि
हमारे इंडिया को एग्रीकल्चर चूज करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, है ना। इंडिया के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था इंडिया के लिए। देखिए ऑल दो रेलवे वगैरह ये सब अवेलेबल थे, बट ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के अपने काम के लिए ही थे उस टाइम पर। जब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं उसके बाद इनको डेवलप भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो देखिए, ये तो बात है कि अभी भी इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम की ही रेलवे लाइंस को यूज कर रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट भी अब तक हो चुकी हैं वैसे, बट स्टिल जो उस टाइम पर जो इंडिया की नई नई इकोनॉमी थी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो इन सारे ही जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर हैं या फिर पावर सेक्टर हैं इनको और ज्यादा डेवलप कर पाए। क्यों क्यों नहीं था? देखिए, क्योंकि इंडिया के पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल ही नहीं थी। पैसा भी तो चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए, एंड पैसा क्या है? कैपिटल। इंडिया के पास पैसा भी नहीं था। फिर इंडिया के पास हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। जो नेहरू की विजन थी वो क्या कहती थी कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज को लेके आना है, अभी तो लेके आना था, बट हैवी इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं थी। कोल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज थी नहीं उस टाइम पर, है ना। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो मेजर रीजन था कि इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर नहीं था। जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को थोड़ी बहुत एजुकेशन दे भी रहे थे, वो खुद के मैनेजीरियल काम के लिए दे रहे थे, कि जो इंडिया का वो क्लर्क वगैरह एंड ऑल है ना, उतना सा काम हम इंडियंस से लेते रहे, बट वो हाई पोस्ट के ऊपर कभी नहीं पहुंचने चाहिए। तो देखिए जैसे सिविल सर्विसेज का भी आया था, है ना, बट इंडियंस को बड़ी मुश्किल से ही उसमें compete करने दिया गया था। तो स्किल्ड मैन पावर इंडिया के पास नहीं थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे इंडिया के पास, ऐसे लोग नहीं थे जो इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाना जिनके पास आइडियाज हो। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का उस टाइम पर इतना ज्यादा नहीं था। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि देखिए अगर हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? जब कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करता है। आज भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बिजनेस आइडियाज के थ्रू ही आती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही आती हैं। तो उस टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं थी, कोई आइडियाज ही नहीं थे लोगों के पास। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो लोग स्किल्ड थे, ना ही लोग पढ़े लिखे थे, सब इलिटरेट लोग थे। एग्रीकल्चर का ही वो लोग काम करते थे। फिर उसके ऊपर देखिए हमारे पास मार्केट भी नहीं था। अब आपको लगेगा कि मार्केट क्यों नहीं था? मार्केट था तभी तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भेजते थे, है ना। देखिए जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद क्या इंडियन लोगों के पास परचेजिंग पावर थी? मतलब कि उनके पास उतना पैसा था कि वो लोग हर एक तरह के गुड्स को खरीद सकें, सारी की सारी सर्विसेज के लिए पैसा दे सके। उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं थी। एंड अगर किसी के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो मार्केट का तो कोई लॉजिक रह ही नहीं जाता। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, है ना। तो मार्केट भी नहीं थी। तो इन सारी चीजों के होते हुए भी हमें हमें पता है कि इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया के पास कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने ये सारे फैक्टर्स देख लिए तो क्या पता चलता है कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स सिलेक्ट करने के लिए इंडिया के पास तो ऐसे कोई रिसोर्स है ही नहीं। फिर भी इंडिया ने इंडस्ट्री को ही क्यों सिलेक्ट करा एज प्राइम मूविंग फोर्स? उसके कुछ रीजंस हैं, देखिए। फर्स्ट रीजन क्या था इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने का? कि जो एग्रीकल्चर था, देखिए अगर इंडिया एग्रीकल्चर को सिलेक्ट भी कर लेता तो इंडिया उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स यूज होते थे, जो भी मेथड्स थे, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्नाइज्ड भी एग्रीकल्चर नहीं था, इंडस्ट्रियल सपोर्ट तो नहीं था, इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी थी ही नहीं वैसे भी, है ना। तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी नहीं था। हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सारे का सारा ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर ही बेस्ड था। एंड अगर इंडिया इस टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर को एज प्राइम मूविंग फोर्स सिलेक्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता या फिर उनसे सपोर्ट लेता तो क्या होता? अल्टीमेटली फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस आ जाती। एंड नेहरू का इकोनॉमिक विजन क्या कहता था?
कि हमें डिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें एफडीआई नहीं चाहिए। अगर एफडीआई नहीं है मतलब कि रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स नहीं है तो हम वैसे भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी तो कहाँ से ही आएगी, है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए एक तो ये वाली दिक्कत थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर था ट्रेडिशनल था, एंड फॉरेन कंट्रीज से हम एफडीआई नहीं लेते थे, रिजर्व्स नहीं थे, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। हमने इंडिया ने क्या करा कि हमने सोचा कि पहले हम इंडस्ट्री को ही डेवलप करते हैं, हम इंडस्ट्री को ही पीएमएफ सिलेक्ट करते हैं, फिर उससे जो टेक्नोलॉजी आएगी उस टेक्नोलॉजी से हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। सो देखिए इंडिया कैसे चला, पहले इंडस्ट्री फिर एग्रीकल्चर, कि हम इंडस्ट्री से पहले टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन लेके आएंगे, दैट इज वो मशीन्स वगैरह लेके आएंगे, है ना, नई टेक्नोलॉजी वाली। इसका हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे इंडस्ट्री की हेल्प से, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर भी मॉडर्नाइज हो जाएगा और ज्यादा इसमें न्यू टेक्निक आ जाएंगी। तो इसी वजह से फर्स्ट तो ये था कि इंडिया ने इंडस्ट्री को चूज करा। सेकंड क्या था कि उस टाइम पर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की आइडियोलॉजी चल रही थी, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उस टाइम पर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, है ना, इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो आइडियोलॉजी थी वो फेवर करती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ना कि एग्रीकल्चर को। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि अगर कोई कंट्री एज एग्रीकल्चर को एज प्राइम मूविंग फोर्स सिलेक्ट करती है तो वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी है, एंड इंडिया नहीं चाहता था कि हमारी इकोनॉमी को एक बैकवर्ड इकोनॉमी का टैग मिले। हमें इंडिया को आगे ही लेके जाना है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए हमें इंडस्ट्री को ही एज पीएमएफ चूज करना होगा, और हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। एंड इन केस इन ऑर्गेनाइजेशन से हमें सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, जो कि आगे जाके पड़ी भी, जैसे कि जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे। सो अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या था, ये उन्हीं कंट्रीज को सपोर्ट देती थी जिनका प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर नहीं था, जिनकी इकोनॉमी ओपन थी, जिनकी इकोनॉमिक इंडस्ट्री वाली इकोनॉमी थी, इंडस्ट्री जिनका पीएमएफ था, जिनकी ओपन इकोनॉमी थी, उन्हीं को ही ये ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती थी। एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी को ये बैकवर्ड मानती थी। तो इंडिया को अपनी जो इकोनॉमी है उसको बैकवर्ड भी नहीं दिखाना था, इस आइडियोलॉजी को भी चेंज करना था। इंडिया को क्या बनना था, एक इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर भी बनना था, एंड फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए थी। एंड देखिए एक होता है ना कि वैलिडेशन लेना, उस टाइम पर इंडिया की नई इकोनॉमी को एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन चाहिए था। एंड वैलिडेशन कैसे आ रहा था कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनको लगता है कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड है तो हमें भी एग्रीकल्चर को पीएमएफ नहीं चूज करना चाहिए, है ना, हमें भी तो वैलिडेशन चाहिए कि देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तो इसी की वजह से ही देखिए फिर इंडस्ट्री को चूज करा गया। उसके बाद देखिए जो डिफेंस पावर है, इंडिया का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था वो क्या कहता था कि देखिए वॉर वगैरह में नई टेक्नोलॉजी अगर यूज हुई है, डिफेंस पावर इंडिया को पता चल चुका था कि टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री का कितना बड़ा यूज होता है वॉर्स वगैरह में। ब्रिटिश एरा में ये सब चीजें इंडिया को पता चल चुकी थी, एंड इंडिया को ये पता था कि हमें अपनी डिफेंस पावर चाहिए, हमें भी डिफेंस सुप्रीमेसी चाहिए, एंड उसके लिए क्या चाहिए, साइंस एक टेक्नोलॉजी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए उसके लिए, है ना। एंड ये चीजें कब आएंगी, अगर इंडस्ट्री प्राइम मूविंग फोर्स होगा। तो इसीलिए इंडिया इसी की साइड जाता है, एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। बट देखिए जो चाइना था ना, चाइना ने ये सब चीजें उल्टी करी थी। चाइना एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप अपनी कंट्री के अवेलेबल रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करो, बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूज करो, तो उसके बाद आप एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर सकते हो। 1949 के बाद देखिए चाइना ने एग्रीकल्चर को ही अपना प्राइम मूविंग फोर्स डिक्लेयर करा था, उसके बाद ही ये लोग इंडस्ट्री के ऊपर गए हैं। एंड आज के टाइम पर हमें पता है कि चाइना की ट्रिलियंस में इकोनॉमी है, एंड कितनी डोमिनेंट इकोनॉमी है चाइना की, है ना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। बट ठीक है, हमारे इंडिया का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था वो इतना बुरा था कि
ऐसे डिसीजंस लिए हैं इंडिया ने, एंड ये डिसीजंस देखिए एक नेहरूवियन विजन को ही दिखाते हैं, है ना। एंड ये जो नेहरूवियन विजन है यही तो करंट अफेयर में आया हुआ था। ओके, सो इंडिया ने इन सारी चीजों की वजह से इंडस्ट्री को सिलेक्ट करा एज प्राइम मूविंग फोर्स। उसके बाद एक और रीजन क्या दिया गया है इसमें कि जो सोशो इकोनॉमिक कंसेंसस बना, एक एग्रीमेंट बना नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच में भी, साइंटिस्ट के बीच में भी, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये भी चीज हम पहले ही देख चुके हैं, है ना, कि कैसे इनके बीच एक कंसेंसस बना कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज की साइड जाना है। जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट की वो किसके लिए होगी, जस्ट सोशल वेलफेयर के लिए ही होगी, हमें एफडीआई नहीं चाहिए। ये जो चीज है ना, ये 1938 के अराउंड से ही चल रहा था। मींस ये सारी चीजें आजादी से पहले ही चीजें चल रही थी कि हमारा किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट है, हमारा इंडस्ट्रीज की साइड इंक्लिनेशन है, हमें इंडस्ट्रीज को ही सिलेक्ट करना है अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ये कंसेंसस बना हुआ था पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में भी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में भी। सो ओके, एंड जो लास्ट है फिफ्थ, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे इंडिया का जो ब्रिटिश एरा के साथ, ब्रिटिश एरा में कैसा इंडिया का एक्सपीरियंस था। मेन जो हमारी इंडिया की आज की इकोनॉमी है ना, वो ब्रिटिश टाइम पर जो भी हमारा इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है उसी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। इसीलिए ही तो आज भी ये एक डिबेटेबल चीज है कि क्या इंडिया को एग्रीकल्चर चूज कर लेना चाहिए था लाइक चाइना। क्योंकि देखिए जैसी आज के टाइम पर चाइना की ग्रोथ है उससे तो देखकर यही पता चलता है कि एग्रीकल्चर सिलेक्ट करना चाहिए था। बट जो एक पैराडॉक्स है वो क्या है कि हमारा जो इंडिया का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है ब्रिटिश एरा के टाइम पर, है ना, वो क्या कहता है कि हमें इंडस्ट्रीज की साइड जाना चाहिए था। इसकी वजह से फिर इंडस्ट्री को सिलेक्ट करा इंडिया ने एज प्राइम मूविंग फोर्स। बट जो शिफ्ट आता है वो आता है फिर 2002 में, जब 10th प्लान आता है, 10th 5 ईयर प्लान आता है 2002 से लेकर 2007 तक। इस टाइम पर फिर इंडिया डिक्लेयर करता है अब जो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स है वो एग्रीकल्चर है। सो अब इंडिया ने एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर पॉलिसी शिफ्ट आ गया। 2002 में